हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राजेश एंड वेलकम टू एके लर्निंग। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारा जो 6 फरवरी को एग्जाम हुआ था सीटेट पेपर 1 का, उसको डिस्कस करेंगे। और ये आपका होने वाला है कौन सा, ये आपका रहेगा हिंदी का पोर्शन, है ना। जो आपकी 30 मार्क्स की हिंदी आती है, जिसमें आपके गद्यांश पद्यांश और कुछ आपके जो शिक्षा शास्त्रीय क्वेश्चन होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। देखो, सबसे पहले इसमें हमारा गद्यांश होता है। गद्यांश और पद्यांश ही 15 मार्क्स में आ जाते हैं। तो पहले गद्यांश और उसके बाद इसके जस्ट नीचे ही पद्यांश है। ठीक है, दोनों को कवर करेंगे। अब देखो, ये जो गद्यांश होता है ना, सीटेट का जो पैटर्न है उसमें क्या है, मतलब जैसे 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक गद्यांश से। ठीक है, और जो पद्यांश होता है उससे आपको 6 क्वेश्चन पूछेंगे, तो मिलाकर टोटल 15 हो जाएंगे। और जो एक क्वेश्चन रहेगा उसके ऊपर ही दिया रहता है आपको पैराग्राफ। ठीक है, बट ये पीडीएफ मैंने उस तरीके से बना नहीं पाया। नेक्स्ट क्लास में आपको सेम तरीके से पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो देखो, ये जो गद्यांश होता है ना, इसके पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इसको रीड करो, उसके बाद क्वेश्चन पे जाओ। लेकिन उससे ज्यादा इजी ये रहता है कि आप एक बार क्वेश्चंस पे नजर डाल लो, उसके बाद पैराग्राफ में जाओगे तो अपने आप वो ढूंढने में आंसर्स को ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, किस प्रकार की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी कही गई है। अब देखो, ये जैसे पहला क्वेश्चन होता है, ये एक क्वालिटी होती है इसमें। किसी भी एग्जाम में आप देखोगे ना, जो पैराग्राफ होता है उससे जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जैसे पहला क्वेश्चन है तो वो आपको पहली दूसरी लाइन में मिल जाएगा उसका आंसर। या सपोज दूसरा क्वेश्चन है तो दूसरी तीसरी लाइन में मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे सीक्वेंस में मिल जाएगा आपको लाइन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी कही है। अब देखो, इसकी पहली लाइन रीड करते हैं। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ये देखो, ये रहा ना, पहली ही लाइन में हमारा क्या आ गया आंसर, यहाँ पर साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ऑप्शन चेक करेंगे। समझौतावादी जिंदगी, सादगीपूर्ण जिंदगी, अवसरवादी जिंदगी या साहस की जिंदगी। तो हमने क्या देखा था, पहली ही लाइन में साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी कही गई है। ठीक है, तो हम ये रहा ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। ठीक है, होपफुली आपको ये इतना क्लियर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। साहसी मनुष्य की पहली पहचान क्या है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान क्या है। सदा आगे बढ़ने की सोचता रहता है, बाधाओं से घबराता है, लोगों की सोच की परवाह नहीं करता, बिल्कुल लापरवाह होता है। अभी जब हमने इसको पढ़ा था, हमने क्या देखा, जो साहसी मनुष्य है उसकी पहली पहचान क्या रहेगी, यहाँ पे देखते हैं। वापस आ जाओ पैराग्राफ पे। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होता है। ठीक है, साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, देखो ये जो है ना, ये वाली लाइन कहाँ गई, ये इस बात की चिंता नहीं करता है कि तमाशा देखने वाले उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, मतलब वो दूसरे लोगों की परवाह नहीं करता। अब इसके ऑप्शन हमने देखे थे, अभी इसके ऑप्शन देखो, लोगों की सोच की परवाह नहीं करता। ठीक है, तो ये वाला हमारा क्या है, ये हमारा ऑप्शन नंबर इसमें 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, होपफुली आपको ये भी क्लियर होगा। आगे चलते हैं, नंबर 3 देखते हैं। दुनिया की असली ताकत किस प्रकार के लोग होते हैं। ठीक है, जनमत की उपेक्षा करके जीने वाले लोग, सब लोगों की सलाह मानने वाले लोग, मनुष्यता को महत्व, महत्व, ये आपका महत्व रहेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे ना, महत्व, और पड़ोस की बात सिर झुकाकर मानने वाले लोग। तो देखते हैं कौन सी होती है दुनिया की असली ताकत, यहाँ पे देखते हैं। ढूंढो कहाँ है आंसर इसका, ये रहा, जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है। यहीं पर देखो, हमें इसी लाइन में मिल गया, जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की सबसे असली ताकत होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये रहा, ये पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हमारा बिल्कुल पहला ही ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। आप चाहो तो इसमें ना, ये जो गद्यांश और पद्यांश का जो 15 मार्क्स है, इस पे आप पूरे 15 आउट ऑफ 15 इजीली कवर कर सकते हो, है ना। बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस के साथ इसको सोल्व करना होता है। होपफुली आपको ये पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। साहसी मनुष्य किस प्रकार के सपनों में भी रस लेता है। तो
देखते हैं साहसी मनुष्य जो है वो किस प्रकार के सपनों में रस लेता है। ये रहा, साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों में कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं होता है या व्यवहारिक अर्थ नहीं है। ठीक है, अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं कहाँ गया। आंसर वैसे हमें मिल ही चुका है। जिन सपनों में वास्तविकता होती है, जो सपने रसपूर्ण, जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं होता है ना, अभी हमने लास्ट लाइन में यही पढ़ा कि जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं होता है ना, जिनका कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट ऑप्शन। होपफुली आपको ये भी क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह है डैश का काम है। तो वापस आ जाओ पैराग्राफ पे, देखते हैं किसका काम है, और इससे आगे वाला क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं ना, टाइम बचेगा। निडर शब्द का समानार्थी, अच्छा ये वैसे स्टार्ट हो गए। ये रहा, अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह एक साधारण जीव का काम है। ठीक है, तो वहां पर आपको साधारण वाला ऑप्शन मिलेगा एक, के थ्रू हमें जाना है। देखो ये रहा, अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह किसका काम है, साधारण लोगों का। ठीक है, आ गया, ये रहा साधारण लोगों का। ठीक है, एक होपफुली ये भी आपको क्लियर होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निडर का समानार्थी शब्द बताइए। निडर का हमें समानार्थी मतलब जो उसका उसके जैसी मीनिंग देता हो। ठीक है, मतलब इसका निडर और उसके सेम बताना है हमें। ठीक है, समानार्थी जो एक जैसा अर्थ देते हैं। देखो, डरपोक, निडर क्या होता है, जो डरता नहीं है। ठीक है, निडर क्या होता है, जो डरता नहीं है। और डरपोक क्या होता है, ये तो डरने वाला हो गया, तो ये तो इसका ऑपोजिट हो गया निडर का, है ना। कायर, कायर भी वही है जो आपका डरपोक है। साहसी और भयभीत, हाँ देखो ये डरपोक क्या है, ये निडर का उल्टा हो गया, ये भी निडर का उल्टा हो गया, ये भी इसका उल्टा हो गया। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है, ये क्या है, निडर और साहसी क्या है, समानार्थी। ठीक है, अगर विपरीतार्थी पूछा होता तो फिर ये तीनों ही लगा सकते थे, तीनों में से कौन सा ऑप्शन होता हम उनको लगा सकते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ताकत का विलोमार्थी शब्द। यहाँ पे देखो, विलोमार्थी, विलोमार्थी मतलब जो उल्टा हो उसका। ठीक है, ताकत, ताकत का विलोमार्थी निर्बलता, अधिकार, शक्ति, क्षमता। देखो ये तीनों तो इसके विलोम तो है नहीं। ठीक है, ताकत क्या होता है, ताकतवर इंसान। ठीक है, और निर्बलता मतलब जो निर्बल हो, जो कमजोर हो। ठीक है, तो इसमें जो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 है, 1 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बेखौफ का अर्थ है बेखौफ, जिसको किसी का खौफ ना हो, है ना। भीत, ये तो वो है डरपोक वाला है। निर्भय, जो डरता ना हो। बेखौफ और निर्भय, संकित, डरपोक, हाँ ये निर्भय क्या हो जाएगा, निर्भय। बेखौफ मतलब जिसको डरना हो किसी का, या निर्भय भी जो भय से ना डरे। तो होपफुली आपको ये भी क्लियर होगा। आगे चलते हैं। शुद्ध रूप छाटिए, इसमें से ये देखो तीनों मध्यम लिखे हुए हैं, बट इसमें से जो सही है ना, वो हमें देखना है। मध्यम, मंदिम, ये देखो ये वाला जो है ना, ये आपका 1 जो है, 1 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये कैसे था, ना ये इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही या उपयुक्त उत्तर दीजिए। अब देखो जैसे हमारा पैराग्राफ था सेम तरीके से ये भी है, बट ये काव्यांश है, कविता है। ठीक है, चांद तारों की सहज कांति, नदियों में है मुस्कान भरी, है पवन झुकेरों में दुलार, खेतों में है दौलत बिखरी। अच्छा, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ की नदियों और हवा में क्या है, यहाँ की मतलब
देखते हैं यहाँ की नदियों और हवा में क्या है ना। चांद की, तारों की, नदियों, देखो नदियों में है मुस्कान, नदियों में क्या हो गई, मुस्कान, है ना। नदियों में तो मुस्कान हो गई, ठीक है। और हवा में पूछ रहा था तो पवन के झोंके में क्या है, दुलार। देखो एक तो ये आपका मुस्कान हो गया है ना, और इधर से पवन के झोंकों में क्या है, दुलार है, ठीक है। होपफुली इतना आपको समझ आया होगा कि जैसे जैसे आप, अगर आप इनको प्रैक्टिस में लेते रहेंगे है ना, तो बहुत ज्यादा इजी लगेंगे आपको ये। तो मुस्कान और दुलार, ये रहा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। होपफुली आपको इतना समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, खेतों में दौलत बिखरी होने का क्या तात्पर्य है। खेतों में दौलत बिखरी, अभी हमने लाइन पढ़ी थी, में फसल लहला रही है, खेतों में फूल मुरझा रहे हैं, खेतों में फसल सूख रही है, खेतों में धन गड़ा है। दौलत बिखरी है से क्या अर्थ है यहाँ पर, खेतों में दौलत बिखरी है, चांद तारों की सहज कांति, नदियों में है मुस्कान, खेतों में है दौलत बिखरी। यहाँ पे ये जो कविता है इसका अर्थ क्या है, जो खेतों में जो बिखरी है, ये क्या है, खेतों में फसल लहला रही है, ठीक है। जो यहाँ पर जो कवि है, कवि क्या कहना चाह रहा है कि खेतों में फसल लहला रही है, ठीक है। बस यहाँ पर हमें खेतों और ऐड करना है ना, यहाँ पर क्या हो जाता, खेतों, ठीक है। तो हमारा ये नंबर 1 वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल एग्जैक्ट, मतलब करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत माँ को सुविवेकी, सुविवेकी क्यों कहा गया है। आ जाओ वापस अपने पद्यांश पे। धीरज का पाठ पढ़ाती हूँ, गौरव का मार्ग दिखाती हूँ, मैं सहज बोध, मैं सहज शक्ति, सुविवेका, सुविवेका, विवेकी, भारत माता हूँ। क्या करती है, देखो जो भारत माता है वो क्या करती है, धीरज का पाठ पढ़ाती है ना, और गौरव का मार्ग दिखाती हैं। सुधा दान कर औरों को, मैं विष पीकर मुस्काती हूँ। तो यहाँ से हमें जो लाइन मिलेगी वो हम क्या कर देंगे, उसकी क्वालिटी में ऐड ऑन कर देंगे। ये रहा, क्योंकि वह अन्न व जमीन छीन लेती है, नहीं ऐसा तो कुछ आया नहीं है ना पद्यांश में। क्योंकि वह वर्षा करवाने, देखो वर्षा करवाने का भी कोई जिक्र नहीं आया, इसका जिक्र नहीं है, इसका जिक्र नहीं है। क्योंकि वह धैर्य व गौरव का पाठ पढ़ाते हैं, ये वाला आया है। क्योंकि वह सुधा पीकर मुस्काती है, विष वर्ड आया था है ना, इसकी जगह पर अगर विष होता तो हम एक पल के लिए सोचते, बट ये तो लाइन ही गलत है, तो इसलिए हम क्या जाएंगे, हम जाएंगे ऑप्शन नंबर अपने 3 के साथ, ठीक है। होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किसके पग में विश्वास भरा है, किसके पग में विश्वास भरा है भाई, खेतों के, बाघों के, मनुष्य के, या भारत माता के। शीर्षक क्या ये, इसमें क्या जा रहा है, इस पूरे पद्यांश को हमें पढ़ के क्या समझ में आ रहा है, भारत माता की बात हो रही है, ठीक है, और भारत के खेतों की बात हो रही है, तो भारत माता के, ठीक है। आगे चलते हैं। चंदा तारों से सहज कांति, पंक्ति में निहित अलंकार, अलंकार, देखो जहां पे ये सी वर्ड आ जाएगा ना आपका, जहां पर ये सी वर्ड आ जाए, जहां पे आपका क्या करी जाती है, सी मतलब तुलना करी गई, यहाँ पे देखो चंदा तारों से सहज कांति, मतलब चांद और तारों से क्या करी गई है, तुलना करी गई है, ठीक है। मतलब जहां पर आपको तुलना होना, जहां पर तुलना आपको दिख जाए, या फिर मतलब ये सा, से, या फिर सी, इस तरीके से अगर आपको ये दिख जाते हैं ना टैगिंग्स, तो आपका वहां पे क्या होता है, वहां पे उपमा अलंकार होता है, क्या होता है, उपमा अलंकार होता है, ठीक है। अलंकार को डीप में भी डिस्कस करेंगे किसी दिन, ठीक है, आगे आने वाली वीडियोज में। आगे चलते हैं। तो अगर आपको सी मिल जाए है ना, या जहां पे भी आपको ऐसा लगे कि क्या हो रहा है, तुलना की जा रही है, तो उसमें कौन सा होगा, उपमा अलंकार होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रखर का अर्थ नहीं है, प्रखर का अर्थ नहीं है, नहीं है कौन सा नहीं है, प्रचंड, तीक्ष्ण, कुशाग्र, और ये देखो तीनों ही सेम मीनिंग देते हैं, और ये तीनों ही प्रखर का मतलब नहीं है, प्रखर का मतलब अर्थ नहीं है। हाँ ये तीनों जो है ना,
ये तेज तेज के लिए आते हैं, किसके लिए, ये तेज के लिए आते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर ये सहनशील, प्रखर का अर्थ क्या होता है, नहीं होता है, सॉरी, प्रखर का अर्थ नहीं होता है, कौन सा, सहनशील, ठीक है। तो सहनशील इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, निपुण भारत मिशन। अब यहाँ से आपके जो है शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन से स्टार्ट हो गए हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से समझना। निपुण भारत मिशन का उद्देश्य एक ऐसे लक्ष्य के रूप में सुनिश्चित किया गया है। देखो निपुण जो है ना, निपुण भारत क्या है, निपुण के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा आपको। जो आपका निपुण भारत है, निपुण क्या कहता है, जो हमारी बेसिक जो बेसिक लिटरेसी होती है वो हम बच्चों को एज अप्रोप्रिएट प्रोवाइड करा सकें, ठीक है। मतलब जैसे फर्स्ट क्लास का बच्चा है ना, तो उसकी क्लास में जो जो एक्टिविटी होती है, मतलब जैसे फर्स्ट क्लास का बच्चा होता है वो रीडिंग तोड़ फोड़ के कर लेता है आराम से, है ना। जैसे 3 वर्ड वाले या 4 वर्ड वाले होते हैं वो बच्चा कर लेता है, ठीक है। तो वो क्या है, हम बच्चे को, हमारी यही कोशिश है, मतलब गवर्नमेंट की, है ना, जिन्होंने ये मिशन चलाया है निपुण भारत, उनका क्या एम रहेगा कि हम बच्चे को एज अप्रोप्रिएट जो अंडरस्टैंडिंग, जो लिटरेसी न्यूमरेसी है वो चीजें सिखा सकें, ठीक है। तो इसके ऑप्शन देखो, कम से कम 2 से 3 वर्ण वाले सरल शब्द पढ़ पाए। देखो 2 से 3 वर्ण वाले सरल वर्ण शब्द पढ़ पाए, बट यहाँ पे ऐसी एज की बात नहीं हुई है या फिर कोई क्लास की भी बात नहीं की गई है ना। अगर ये, मतलब अगर 10th क्लास के बच्चे के लिए ये लाइन कही जाए तो फिर इसका कोई मतलब नहीं बनता है ना, क्योंकि 10th क्लास का बच्चा 2-3 वर्णों वाले तो आराम से पढ़ लेता है, बिल्कुल, है ना। आयु उपयुक्त अपरिचित पाठ्य सामग्री में आए कम से कम 4 से 5 सरल शब्द वाले छोटे वाक्य पढ़ पाए। हाँ, ये ऑप्शन ज्यादा बेहतर है। देखो यहाँ पर एज अप्रोप्रिएट की भी बात हो रही है ना, क्या कह रहे हैं, मतलब जो बच्चे के लिए अननोन हो, है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब बच्चे के सामने बच्चा 3 दिन से उसकी प्रैक्टिस कर रहा है और उसमें से अगर 2-3 या मतलब ये 4-5 सरल शब्द पढ़ लेता है तो हम उसको बोलेंगे निपुण, नहीं। उसके सामने एक अननोन पैराग्राफ रख दिया जाए, है ना, जो उसने पढ़ा नहीं हो या मतलब पढ़ा भी हो बट उसको पता ना हो कि ये है ना। तो अगर वहां से वो 4-5 शब्द सरल पढ़ लेता है तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ बच्चा निपुण जो भारत जो मिशन है उसके अंडर कहीं ना कहीं लाई कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रति 60, ये प्रति मिनट 40 to 60 शब्द अर्थ सहित पढ़ पाए। ये जरूरी नहीं है भाई, है ना। यहाँ पे एज अप्रोप्रिएट की बात करी गई है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है वही ठीक रहेगा। आगे चलते हैं, इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 था ये ठीक था, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कक्षा 3 की अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों के श्रवण कौशल, श्रवण होता है मतलब लिसनिंग, ठीक है। यहाँ पर लिसनिंग की बात हो रही है, यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, लिसनिंग कौशल की। श्रवण होता है लिसनिंग, यानी सुनने वाली जो, है ना, जो सुनने वाली स्किल है उसको हम देखेंगे। उसे इसके लिए किस गतिविधि का संचालन करना चाहिए, मतलब जो कक्षा 3rd क्लास की एक टीचर है वो अपने स्टूडेंट्स के अंदर लिसनिंग स्किल्स की जो है ना टेस्टिंग करना चाह रही है ना, तो उसमें इनको 3rd क्लास की टीचर को क्या करना होगा। देखो ऑप्शन चेक करते हैं। पढ़ी गई सामग्री से शब्दों का अर्थ बताने के लिए कहना, मतलब जो टीचर ने पढ़ाया उसमें से बच्चों को अर्थ बताना है, ठीक है। देखो अर्थ अगर बताएगा बच्चा, मतलब अर्थ बताना, तो ये लिसनिंग स्किल नहीं, ये तो एक तरीके से रोट मेमोराइजेशन हो जाएगा, है ना। मतलब टीचर ने बताया कि हाँ भाई, प्रसिद्ध, विख्यात का मतलब प्रसिद्ध होता है, तो वो बच्चे को याद करना पड़ेगा, है ना। तो वो रोट मेमोराइजेशन हो जाएगा। सुनाई गई कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहना, मतलब टीचर ने स्टोरी सुना दी और मतलब चांद तारों की स्टोरी सुना दी टीचर ने, और क्या बोल रही है फिर अपना बच्चा है ना अपने अकॉर्डिंग बनाएगा जो बच्चे ने सुना, ठीक है। ये ऑप्शन भी ठीक है। विद्यार्थी को 4-5 वाक्यों में स्वयं का परिचय देने के लिए कहना, दिए गए चित्र का 3 वाक्यों में वर्णन करने के लिए कहना। देखो इसमें से जो ऑप्शन नंबर 2 है ना, 2 ज्यादा बेटर है, क्या 2 वाला ज्यादा बेटर ऑप्शन है, क्यों,
क्योंकि अगर परिचय की बात आएगी तो परिचय हो सकता है बच्चे को पहले से याद हो, है ना, तो वो सुना सकता है, तो इसमें बच्चे की लिसनिंग स्किल टेस्ट नहीं हो पाएगी। चित्र का, दिए गए चित्र का 3 वाक्यों में वर्णन करने के लिए कहना। अगर आप कह रहे हो कि हमने जो सुनाया उसको है ना 3 वाक्य में सुना दो, हो सकता है बच्चा एक वाक्य ही समझा पाए, है ना, या फिर समझा ना पाए वाक्यों में, इस तरीके से। तो यहाँ पे उसकी लिसनिंग स्किल अच्छे तरीके से टेस्ट नहीं हो पाएगी, जितना बेटर वो 2 वाले में कर सकेगा। अगर टीचर ने मछली के बारे में सुना, मतलब पढ़ाया, तो हो सकता है बच्चा बताने में हिचके, बट वो हाँ बना के जरूर दिखा सकता है ना, उसको अपनी तरफ से वो ट्राई करेगा जैसे भी मछली बनाए, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 है वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। कक्षा 3 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के साथ पठन बोध पर कार्य कर रही है। पठन मतलब पढ़ने वाले पे, ठीक है, रीडिंग पे। वह किस युक्ति का अनुकरण कर सकती है? देखते हैं। पाठ में पढ़े गए कठिन शब्दों का श्रुत लेख करवाना। देखो पठन की बात चल रही है और यहाँ पे श्रुत लेख ना, तो ये गलत हो गया। पढ़ी गई पाठ्य सामग्री पर आधारित प्रश्न पूछना। अच्छा, टीचर ने जो पढ़ाया उसमें से क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक है। पढ़ी गई पाठ्य सामग्री में आए कठिन शब्दों के अर्थ याद करवाना, फिर यहाँ पे याद करवाना, रोट वाली बात आ गई, है ना। पाठ्य सामग्री पढ़ने के दौरान सामने आ रहे संज्ञा शब्दों को रेखांकित करने के लिए कहना। देखो इसमें भी रीडिंग जैसी कोई बात नहीं हुई है। यहाँ जो नंबर 2 है, पढ़ी गई पाठ्य सामग्री पर आधारित प्रश्न पूछना, अगर बच्चे ने ठीक से सुना होगा, है ना, और ये बात चल रही है पठन की, है ना, पढ़ने की, तो वहां से अगर आप क्वेश्चन पूछोगे तो आपको पता चल सकेगा कि हाँ बच्चे ने अच्छे से सुना है, या बच्चे ने, अगर आप बच्चा खुद से भी पढ़ रहा है स्टोरी को, तो उसको एटलीस्ट पता होगा कि बच्चे ने क्या पढ़ा है ना। तो अगर वहां से वो बच्चा प्रश्न के या क्वेश्चंस के जवाब दे देता है, तो आप क्या कह सकते हैं कि हाँ बच्चे की जो पठन कौशल है वो ठीक है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही जाएगा। होपफुली आपको इतना समझ आ रहा होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम, टाइपिंग मिस्टेक है ना, निपुण भारत, ये देखो फिर से निपुण आ गया, का मुख्य केंद्र भाषा में बुनियादी कौशलों को मजबूत करने का है। मतलब जो बेसिक न्यूमरेसी और लिटरेसी होती है ना, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, उस चीज को पूरा करना है, फुलफिल करना है। इसका पूरा नाम क्या है? अच्छा, निपुण भारत की हमें क्या बतानी है? फुल फॉर्म बतानी है ना। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें याद करनी होती हैं, ठीक है, चाहे इस बात को मानो या ना मानो, बट कुछ चीजें आपको याद रखनी होंगी, है ना। जैसे ये फुल फॉर्म है, इसमें आप कोई लॉजिक नहीं लगा सकते, है ना। जो फुल फॉर्म है वो आपको याद करनी पड़ेगी एज इट इज। तो इसकी फुल फॉर्म ये याद रख लेना, है ना, ये बहुत काम आएगी। और इसके बारे में क्या है कि बच्चे को जो है एज अप्रोप्रिएट जो न्यूमरेसी लिटरेसी होती है वो हमें सिखानी होती है, ठीक है। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ठीक है। आगे चलते हैं। एक शिक्षार्थी अपने अध्यापक द्वारा, यहाँ पर आएगा शिक्षार्थी, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये क्या वर्ड है? ये है आपका शिक्षार्थी। ये आपका शिक्षार्थी वर्ड है, ठीक है। एक शिक्षार्थी ने अध्यापक द्वारा किए गए भाषा कार्य को अपने सहपाठी या वयस्क की मदद से पूरा करना है। वह इस कार्य को बिना मदद के किस सीमा तक कर सकती है और अपने वयस्क या अधिक सक्षम सहपाठी की मदद से कर सकती है? इन दोनों के बीच के संभाव्यता अंतराल को आप क्या कहेंगे? अच्छा जी, क्या कहेंगे, देखते हैं, ये बताता हूँ। देखो जो वाइगोत्स्की है वो क्या कहते हैं, इसको हम कहेंगे ये निकटस्थ विकास का क्षेत्र। देखो सपोज एक बच्चा है ना, ये बच्चा है ना, बच्चा यहाँ पे, बच्चे का दिमाग यहाँ इतना काम कर रहा है, ठीक है। और ये क्या है? ये पूरा ZPD, है
है ना, इसको ZPD बोलते हैं इंग्लिश में, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। तो ये क्या है, जैसे एक बच्चा है ना, वो अपनी थिंकिंग को है ना या अपने माइंड को यहाँ तक लगा सकता है, बट वो चाहे तो वो है ना, बट उसका जो मतलब वो अपना मैक्सिमाइज कर सकता है यहाँ तक, अगर आप उसको है ना कोई हेल्प करे, है ना, अगर उसको कोई हेल्प करे, और इस हेल्प को क्या बोला जाता है, स्कैफोल्डिंग। ठीक है, एक बच्चा है वो इतना कर पा रहा था, किसी अननोन ने या उससे ज्यादा मतलब किसी ज्यादा जानने वाले ने, मतलब जिस टॉपिक वो पे वो कर रहा है, मतलब सपोज वो एक है ना एक्सपेरिमेंट कर रहा है साइंस का, ठीक है, तो किसी साइंस टीचर ने उसकी हेल्प कर दी, क्योंकि वो साइंस टीचर उस बच्चे से ज्यादा जानता है ऑब्वियसली, तभी वो उसका टीचर है। तो टीचर ने हेल्प करी, तो टीचर ने जो हेल्प करी उस हेल्प को हम बोलेंगे स्कैफोल्डिंग। और बच्चा हेल्प करने के बाद जहां तक उसने रिजल्ट निकाला, वो क्या हो जाएगा, वो उसका ZPD हो जाएगा। ठीक है, वो उसका निकटस्थ विकास का क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, होपफुली इतनी बात आपको समझ आई होगी। इसको भी डिस्कस करेंगे डीप में कभी वाइगोस्की को। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में कौन सा क्रम प्रथम भाषा अर्जन के चरणों का सही क्रम है। भाषा अर्जन मतलब लैंग्वेज एक्वाजिशन। ठीक है, बच्चे कैसे ग्रहण करते हैं, तो उसका फर्स्ट जो क्रम है, मतलब जो फर्स्ट स्टेज है ना, मतलब इसकी जो है ना, हमें सीक्वेंस ठीक करनी है। सीक्वेंस जो बढ़िया सीक्वेंस है, जो प्रॉपर सीक्वेंस है, वो फॉलो करना है। बलबलाना, फिर 2 शब्दीय वाक्य, फिर 1 शब्दीय वाक्य ना। देखो बलबलाना तो ठीक है, बट 1 शब्दीय इससे पहले आएगा, है ना, पहले 1 शब्दीय वाक्य आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 2 शब्दीय वाक्य आएगा। ठीक है, तो इसको मैं नंबर 1 कह सकता हूँ, और फिर ये आता, उसके बाद ये आता। ठीक है, पहले ये आता, उसके बाद ये आता, और उसके बाद संक्षिप्त। ठीक है, तो ये 4 नंबर पे आ जाता। अगर ये 1 2 3 एज इट इज लगा होता तो हम कह सकते थे ये वाला ऑप्शन ठीक है। ठीक है, बट इसमें होगा कोई ना कोई सही ऑप्शन। तो बलबलाना 1 शब्दीय, 2 शब्दीय, संक्षिप्त था, ये रहा, ये अपना सेकंड वाला ही सही है। ठीक है, पहले बच्चा बलबलाएगा, फिर उसके बाद फिर वो धीरे धीरे एक एक वर्ड के एक एक शब्द बोलेगा, है ना, जैसे जैसे कि पापा, इस तरीके से बोलेगा, मम्मी, इस तरीके से बोलना सीख जाएगा। फिर धीरे धीरे जैसे और बड़ा होगा तो फिर वो 2 2 शब्द, 3 3 शब्द को कंबाइन करके बोलना सीख जाएगा, मम्मी पानी दो, पापा पानी दो, इस तरीके से। तो ये वाला, ये थी इसकी स्टेज। आगे चलते हैं, नंबर 27 है, यह विचार कि मनुष्य सहजात भाषा अर्जन उपकरण के साथ जन्म लेते हैं किसके द्वारा प्रतिपादित है। मतलब ये भाषा अर्जन, लैंग्वेज एक्विजिशन, देखो ये होता है, ये जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, ये किसने दिया है, ये दिया है आपका, ये चोम्स्की ने दिया है। ठीक है, और चोम्स्की क्या कहते हैं कि जो एक बच्चा होता है उसके अंदर क्या होता है, LAD। ठीक है, ये एक डिवाइस होता है जिससे क्या करता है बच्चा, वो मतलब अगर बच्चा पढ़ेगा नहीं तब भी वो क्या करेगा, जो लैंग्वेज है ना उसको एक्वायर करते रहेगा बच्चा, अपने आस पड़ोस से, है ना, अपने पेरेंट्स से, अपने एनवायरनमेंट से वो सीखता रहेगा। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं, जब तक वो स्कूल में नहीं जाते, मतलब स्कूल में जाने से पहले भी उनकी लैंग्वेज डेवलप हो चुकी होती है, वो बोल रहे होते हैं ना, वो बोलना सीख जाते हैं कुछ कुछ, जैसे एक एक सेंटेंस, 2 सेंटेंस वो बोलना सीख जाते हैं। तो उसके लिए उसको किसी टीचर ने पढ़ाया नहीं है स्पेसिफिकली कि ऐसे आपको पानी के लिए पूछना है, ऐसे आपको, है ना, अदर एक्टिविटीज के लिए पूछना है। तो ये क्या कर रहा है, बच्चा देख देख के अपने एनवायरनमेंट से सीख रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, तो ये चोम्स्की ने दिया था। ठीक है, इन चोम्स्की को भी हम डिस्कस करेंगे किसी दिन, डीप में करेंगे इनको डिस्कस। ठीक है, अभी DSSB की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो उसके लिए हम निकालेंगे, उसमें है ना डीप में बिल्कुल डिस्कस करेंगे चोम्स्की जी को। होपफुली ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 29, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों के वाचन कौशल के आकलन हेतु प्रयुक्त नहीं की जा सकती। पढ़े गए
पाठ से शब्दों का अर्थ बताओ। आप जिन परिधान को बहुत अधिक पसंद करती हैं उनके बारे में बताओ। वाचन कौशल की बात चल रही है और यहाँ पर शब्द आया है नहीं, ठीक है। अपने आप का 4-5 वाक्यों में परिचय दो। दिखाए जा रहे चित्र का 3 वाक्यों में वर्णन करो। वाचन, अच्छा जी, तो देखो यहाँ पे वाचन की बात हुई है ना, मतलब कि रीडिंग स्किल की बात हुई है, सॉरी स्पीकिंग के बारे में बात हो रही है ना, स्पीकिंग स्किल की। तो देखो पढ़े गए शब्दों का अर्थ बताओ। ये तो बच्चा क्या होगा, ये हमें जब भी आपको अर्थ बताओ या इस तरीके से मिल जाए, ये क्या है, ये हमें रोट मेमोराइजेशन की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है। तो इससे हमें दूर भागना है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये नहीं वाले में जाएगा। अगर जिस परिधान में आप रह रहे हैं, अगर उसमें आपको जो जो चीज पसंद है, ठीक है, आप उनके बारे में बताओगे तो आपको कोई रटवाएगा तो है नहीं ये चीज कि हाँ ये बोलना है। अगर आपसे कोई पूछे, उसको आपका जो खुद का एक्सपीरियंस है आप वो बोलोगे, है ना, मुझे चॉकलेट बहुत अच्छी लगती है, या हमारे घर के बगल में ना एक टॉमी रहता है वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तो वो आप अपनी तरफ से एड ऑन करोगे, ठीक है। तो इसमें आपके खुद की जो है थिंकिंग वो यूज हो रही है, या खुद के जो वर्ड्स हैं वो यूज हो रहे हैं। इसके अलावा अगर आप अपने बारे में बताओगे तो वहां पे भी आपके खुद के वर्ड्स यूज होंगे। या अगर आपने कोई ड्राइंग देखी है ना, ये ऑप्शन एक दूसरे क्वेश्चन में भी था पिछले वाले में, बट यहाँ पर हमें क्वेश्चन समझना होगा, है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाला भी यहाँ पे ठीक रहेगा, बट वहां पे गलत था, ठीक है। तो अगर नहीं की बात आएगी तो ये वाला कौन सा, ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये वाला सही हो जाएगा। और इसीलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, वह कौन सा भाषा विकार है, लैंग्वेज डिसऑर्डर कौन सी है जिसमें व्यक्ति उचित तरीके और उचित क्रम से शब्द नहीं रख पाता है। यह भाषा बोलने और समझने के तरीके को प्रभावित करती है, मतलब कि लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है। कौन सी प्रॉब्लम है, भाषा को बोलने और समझने में, है ना, लैंग्वेज, या हम कहें कम्युनिकेशन, इन चीज की क्या है प्रॉब्लम, क्या है, तो डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया क्या होता है, देखो डिस्प्रेक्सिया होता है मसल और ये कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इसमें, है ना, ठीक तरीके से होता नहीं है, तो डिस्प्रेक्सिया नहीं होगा, डिस्फेजिया। हाँ, डिस्फेजिया में क्या होता है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आती है, ठीक है। डिस्फेजिया में क्या होता है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आती है, तो हम कह सकते हैं कि डिस्फेजिया सही है। और डिसलेक्सिया क्या होता है, डिसलेक्सिया आपको पता ही है, जो रीडिंग डिसऑर्डर होता है, ये है ना, ये जितने भी डिसलेक्सिया, जितने भी रीडिंग डिसऑर्डर है, या जितने भी न्यूरो डेवलपमेंटल जो डिसऑर्डर है, उनकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है ना, स्पेशल एजुकेशन साइकोलॉजी बाय राजेश मौर्य, आप जाके चेकआउट कर लेना, वहां पर आपको इस तरीके की कुछ वीडियोस मिल जाएंगी, और वहां पे है ना डिटेल डिस्कशन का, तो वो आपको काफी हेल्प करेंगे अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं केवीएस, सीटेट या DSSB के लिए, वो काफी हेल्पफुल रहेंगी। और ऐसी वीडियोस और लाते रहेंगे, ठीक है। होपफुली आपको ये सेशन पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के साथ, ठीक है।